नमस्कार। आज हम भारतीय संवैधानिक इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर बात करने वाले हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला। हाँ, नमस्कार। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये तो संविधान की आत्मा से जुड़ा एक बड़ा सवाल था। सवाल ये कि क्या संसद, जिसे संविधान ने शक्ति दी है, वो उसी संविधान के बुनियादी चरित्र को बदल सकती है? बिल्कुल, और इसी का जवाब हमें 1973 के इस ऐतिहासिक फैसले में मिला। तो आज हम यही समझेंगे कि ये मामला उठा क्यों, कोर्ट ने क्या कहा और इसका हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। याचिकाकर्ता थे केशवानंद भारती जी, केरल के अडनीर मठ के प्रमुख थे वो। मामला जमीन से जुड़ा था, है ना? हाँ, देखिए, शुरुआत तो असल में केरल के कुछ भूमि सुधार कानूनों से हुई थी। उनके तहत मठ की कुछ जमीन अधिग्रहित की जा रही थी। अच्छा। तो केशवानंद भारती जी ने इसे चुनौती दी। उनका कहना था कि ये अनुच्छेद 26 मतलब धार्मिक स्वतंत्रता और उस समय जो अनुच्छेद 31 था संपत्ति का अधिकार, उसका उल्लंघन है। लेकिन ये एक मठ की जमीन का मामला इतना बड़ा संवैधानिक मुद्दा कैसे बन गया? मतलब दायरा कैसे बढ़ा इसका? हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, उस समय का जो राजनीतिक माहौल था वो अहम था। सरकार 1967 के गोलकनाथ केस के फैसले से थोड़ी असहज थी। उस फैसले में कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। हाँ, वो याद है। तो उसे पलटने के लिए सरकार 24वीं और 25वीं संविधान संशोधन लेकर आई। अच्छा, तो इन संशोधनों का मकसद क्या सिर्फ गोलकनाथ वाले फैसले को पलटना था या कुछ और भी था? नहीं, मकसद उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। 24वें संशोधन ने अनुच्छेद 368 में बदलाव किया। कोशिश ये थी कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन की असीमित मतलब अनलिमिटेड पावर दे दी जाए। असीमित शक्ति? हाँ, और 25वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को और सीमित किया और ये भी कहा कि कुछ खास तरह के कानूनों को इस आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो समानता या संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, और ऐसे कानूनों को न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू से भी बाहर रखने की बात थी। ओह, तो मतलब संसद एक तरह से कह रही थी कि वो संविधान में कुछ भी बदल सकती है और अदालत उसमें दखल भी नहीं दे सकती। सही पकड़ा, बिल्कुल यही। और यहीं पर केशवानंद भारती का मामला फिर और बड़ा हो गया। हाँ, क्योंकि उनकी याचिका में फिर इन संशोधनों की संवैधानिकता को ही चुनौती दे भी गई। अब सवाल सीधा ये बन गया, क्या संसद की संशोधन करने की शक्ति संविधान के मूल स्वरूप से भी ऊपर है? ये तो बहुत ही बुनियादी सवाल था। इसीलिए इसके लिए भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी, 13 जजों की संविधान पीठ। 13 जज, और सुनवाई भी मैंने पढ़ा था काफी लंबी चली थी, शायद 68 दिन। हाँ, लगभग 68 कार्य दिवस। ये दिखाता है कि दांव पर कितना कुछ लगा था। तो फिर फैसला क्या आया इतनी लंबी बहस के बाद? फैसला आया 24 अप्रैल 1973 को, और वो भी 7 बनाम 6 के बहुत मामूली बहुमत से। सिर्फ एक वोट से? हाँ, ये अपने आप में दिखाता है कि मुद्दा कितना जटिल और विभाजित था। अदालत ने एक तरह का संतुलन बनाया। उन्होंने 24वें संशोधन को वैध माना, मतलब हाँ, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है, अधिकार तो है, लेकिन जरूर होगा। हाँ, वही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुमत वाले जजों ने कहा कि संसद की ये संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। संसद संविधान को संशोधित तो कर सकती है, पर ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी ढांचे को ही नष्ट कर दे। अच्छा, मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर, यहीं से ये सिद्धांत आया। बिल्कुल, इसी फैसले से मूल संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ। तो ये मूल संरचना है क्या? क्या कोर्ट ने बताया कि इसमें क्या क्या शामिल है? कोई लिस्ट दी? नहीं, और शायद यही इसकी एक खूबी भी कह सकते हैं। अदालत ने कोई ऐसी पत्थर की लकीर वाली लिस्ट नहीं दी। इससे ये सिद्धांत समय और परिस्थितियों के हिसाब से विकसित हो सकता है। मतलब ये फिक्स नहीं है? नहीं, लेकिन हाँ, फैसले में कुछ तत्वों का जिक्र जरूर था, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारत का लोकतांत्रिक और गणराज्य स्वरूप, ये सब। और बाद के फैसलों में इसमें और चीजें भी जुड़ती गईं, जैसे धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और न्यायिक समीक्षा भी शायद। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से लिविंग डॉक्ट्रिन, एक जीवित सिद्धांत बन गया। ये संविधान का एक सुरक्षा कवच है। इसने ये साफ कर दिया
कि संसद संविधान की निर्माता या मालिक नहीं, बल्कि उसकी संरक्षक है। वो संविधान को बदल सकती है पर उसकी पहचान को, उसकी आत्मा को नहीं मिटा सकती। सही कहा। लेकिन इसका राजनीतिक असर भी तो तुरंत हुआ था। सरकार शायद इस फैसले से खुश नहीं थी। ने 3 सीनियर जजों को नजरअंदाज करके जस्टिस A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। जस्टिस रे अल्पमत वाले 6 जजों में शामिल थे। हो, ये तो सीधा न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव जैसा था। हाँ, ये एक तरह का संकेत था। उस समय ये बहस भी छिड़ी कि क्या न्यायपालिका अपनी सीमा लांघ रही है और संसद की संप्रभुता को कम कर रही है। ये तो खैर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर ही सवाल था। लेकिन अगर लंबे समय में देखें तो क्या इसी सिद्धांत ने न्यायपालिका को और मजबूती दी? निश्चित रूप से। इस सिद्धांत ने न्यायपालिका को संविधान के अंतिम संरक्षक के रूप में स्थापित किया। आज भी जब कोई बड़ा संवैधानिक संशोधन होता है तो उसे इसी मूल संरचना की कसौटी पर परखा जाता है। हाँ, जैसे वो NJAC वाला मामला था, 99वां संशोधन। बिल्कुल। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC बनाने वाला 99वां संशोधन। सुप्रीम कोर्ट ने उसे इसी मूल संरचना सिद्धांत के आधार पर रद्द किया, कहा कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि इस एक फैसले ने भारतीय लोकतंत्र को एक तरह से बचाया। कई लोग इसे द जजमेंट दैट सेव्ड इंडियन डेमोक्रेसी भी कहते हैं। सही बात है। सोचिए, एक मठ प्रमुख ने अपनी जमीन बचाने के लिए कानूनी लड़ाई शुरू की और उसने अनजाने में ही भारतीय संविधान और लोकतंत्र की जड़ों को कितना मजबूत कर दिया। वाकई। तो ये थी केशवानंद भारती मामले की कहानी, जिसने संविधान की आत्मा को एक तरह से परिभाषित किया। हाँ, और जाते जाते ये सोचने वाली बात है कि ये मूल संरचना सिद्धांत आज भी कितना प्रासंगिक है। आज भी जब राजनीतिक दबाव बढ़ते हैं तो ये सिद्धांत एक पहरे की तरह खड़ा रहता है। ये सुनिश्चित करता है कि शासन व्यवस्था संविधान के बुनियादी स्तंभों को ना गिरा दे। ये बहस भी जारी रखता है कि संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास हो। बिल्कुल, ये एक निरंतर संवाद है हमारे लोकतंत्र में।